स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल वत्स पे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये YouTube चैनल पर बस वही कंटेंट आता है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अभी आपका एग्ज़ाम 7 मई को होना है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से 1 महीना पहले हम स्टार्ट किए थे और वो कंटेंट आपको देते हैं एज अ सीनियर, क्योंकि आपसे हम सीनियर हैं, मेडिकल कॉलेज में हम पहुंच चुके हैं, आप पहुंचने वाले हैं। तो आपसे सीनियर है तो हम चाहते हैं आप सभी ये प्रोन लवर्स को वो कंटेंट दिया जाए जो आपका मेडिकल एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आए। और विगत 10 वर्षों का क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद 3-4 साल से हमने भी एग्जाम दे रखा, हमारा इतने सारे दोस्त एग्जाम दिए हैं, उस सबका अनुभव को इकट्ठा करके हम आपसे वही अनुभव को शेयर करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं आप वहाँ जा सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी का वो तमाम कंटेंट जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसको हम डील करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे डिस्कस किया था और वो वीडियो अपलोड भी किए हैं। अभी तक भी आप वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पूरा चैप्टर को पढ़ने का टाइम अब चला गया है, अब वही समय है जहाँ पर कि आप ओनली ये काम कर सकें कि जितना हो सके उतना डायरेक्ट आस्क्ड पार्ट से पढ़ें, और वही काम करवाने के लिए हम आप पे डेली आते हैं वीडियो लेके। आप अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये कंटेंट वहाँ तक पहुँच सके, जिसके लिए ये ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे C3 साइकिल। आप जानते हैं कि जो कैल्विन साइकिल होता है वो जितना भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है सबके लिए कॉमन पाथवे है जिससे कि प्लांट अपना ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सके। आप ये भी जानते हैं कि प्लांट C3 और C4 दो टाइप का होते हैं। कोई C3 पाथवे को फॉलो करता है अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना ग्लूकोज फॉर्मेशन करने के लिए। कोई C4 पाथवे को फॉलो करता है अपना फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए। प्लांट कोई भी हो, C3 एज वेल एज C4 बोथ हैव टू फॉलो द कैल्विन साइकिल, और ये कैल्विन साइकिल आज हम डिस्कस करते हैं। ये कैल्विन साइकिल में 3 स्टेप होता है। पहला होता है कार्बोऑक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन। पहला बात ध्यान रखें, कार्बोऑक्सिलेशन वो प्रोसेस है जहां पर कोई भी एटीपी का यूज नहीं होता है। दूसरा बात ध्यान रखें, रिडक्शन वो स्टेप है जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करवाता है। तीसरा बात ध्यान रखें, रीजनरेशन वो प्रोसेस है जहां फिर से आरयूबीपी जो कि प्राइमरी एक्सट्रैक्टर है CO2 का, उसका रीजनरेट करता है, फॉर्म करता है ट्रायोज फॉस्फेट से, ताकि फिर से साइकिल चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं अपने पास सबसे पहला प्रोडक्ट है RUBP। सबसे पहले तो बार ये पूछ दिया गया RUBP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये इसका ऑर्गेनिक नेम है। राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट को सबसे पहले क्या किया जाता है, वो इन्वायरमेंट से CO2, आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर से वो CO2 को एक्सेप्ट करता है। RUBP इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RUBP, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये RUBP जो होता है वो CO2 को एक्सेप्ट करता है इन्वायरमेंट से, ठीक है, और उसका एक्सेप्ट करने के बाद कार्बोऑक्सिलेशन करता है, मतलब RUBP में CO2 को ऐड करता है और RUBP में CO2 को ऐड करके एक स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब आप देख रहे हैं जो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है वो एटमॉस्फेयर से एक CO2 को ले रहा है और एक CO2 लेने के बाद क्या कर रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन कर रहा है। RUBP का एनवायरमेंट से CO2 को लेना और 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करना, एक स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करना, कार्बोऑक्सिलेशन कहलाता है। मतलब RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कार्बोऑक्सिलेशन कहलाता है। आप देखें कि इस स्टेप में हमने कोई भी ATP का इस्तेमाल नहीं किया। अब जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन चुका है, हमारा फाइनल जो चीज़ें बनानी है हमें, वो बनाना है ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन वो प्रोसेस होता है जो बनाता है कार्बोहाइड्रेट को। जो ट्रायोज फॉस्फेट आप देख रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो ग्लूकोज है, वो कार्बोहाइड्रेट है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है उसमें कुछ ऐड किया जाता है। तो क्या ऐड करते हैं अपन, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में 2 ATP, कितना ATP, 2 ATP और 2 NADPH के हेल्प से हम ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है उसको ट्रायोज फॉस्फेट में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो है रिडक्शन। और रिडक्शन में हम क्या करते हैं, 2 ATP का इस्तेमाल करते हैं और 2 NADPH का भी इस्तेमाल करते हैं। ये ATP अपना जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट को देता है, तो क्या बन जाता है, ट्रायोज फॉस्फेट बन जाता है। और ATP किस में कन्वर्ट हो जाता है, ADP में,
और जो NADPH है अपना H दे चुका होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है NADP में। तो हमने 2 ATP दिया और 2 NADPH दिया तो बदले में क्या 2 मिलेगा, 2 ADP और 2 NAD प्लस। जो हमने दिया उसे बोलते हैं इन और जो बदले में मिला उसे बोलते हैं आउट। हमने इन क्या किया, ATP और NADPH को, और आउट क्या मिला बदले में, हम उसका फॉस्फेट ले लिए, ट्रायोस फॉस्फेट को बनाए, बच गया ADP डाइफॉस्फेट के रूप में। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले हम RUBP से, जो RUBP है ये, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन किया, ठीक है, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के हेल्प से, और क्या कन्वर्ट कर दिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। और CO2 कहाँ से लिए, एनवायरनमेंट से, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन चुका है, अब रिडक्शन के हेल्प से, ATP के हेल्प से, 2 ATP और 2 ATP और 2 NADPH के हेल्प से इसे ट्रायोस फॉस्फेट मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया। अब जब प्लांट में ग्लूकोज बन गया है तो ये ग्लूकोज को प्लांट के अंदर सुक्रोज और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब जब ये प्लांट के अंदर ग्लूकोज बन गया, स्टोर भी हो चुका है, क्योंकि प्लांट को ग्लूकोज का नीड हमेशा है, इसीलिए अब एक स्टेप और है, रीजनरेशन। ये स्टेप का मकसद होता है कि इस ट्रायोस फॉस्फेट से फिर से RUBP मतलब राइबोलोज 1 बिसफॉस्फेट में एक कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि ये साइकिल हमेशा चलते रहे। तो ट्रायोस फॉस्फेट से RUBP का फिर से बन जाना, फिर से हम बना रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला, रीजनरेट। हम फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं। ये करने में हमें 1 ATP का इस्तेमाल करते हैं, हम 1 ATP का यूज करते हैं। आपने क्या देखा, अपने पास RUBP था और वो RUBP को हम कन्वर्ट कर लिए किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, बाय द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलेशन। इसमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो कौन है, RUBP। RUBP इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, वही एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है स्टेबल इंटरमीडिएट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। इसे बोले हमने कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन। फिर आपने क्या देखा, इसी 3-फॉस्फोग्लिसरेट को रिडक्शन के हेल्प से, ATP के हेल्प से ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया और 2 ATP और 2 NADPH का इस्तेमाल किया। ट्रायोस फॉस्फेट क्या है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। अब जब एक बार प्लांट के अंदर ग्लूकोज बन गया, अब फिर से हमने क्या किया, RUBP जो कि प्राइमरी था CO2 का, उसे फिर से रीजनरेट किया ताकि ये साइकिल लगातार चलते रहे, और वो करने में 1 ATP का इस्तेमाल हुआ। अब ये बताइए, एक ग्लूकोज को फिक्स करने में 2 ATP हमने यहाँ इस्तेमाल किया, 1 ATP हमने यहाँ इस्तेमाल किया, और जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन होता है। आप देख रहे हैं एक कार्बन को, एक CO2 को फिक्स करने में 2 ATP यहाँ पे और 1 ATP यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, 3 ATP, मतलब एक CO2 को फिक्स करने में 3 ATP। और अगर एक CO2 को फिक्स करने में 3 ATP, तो ग्लूकोज बनाने के लिए 6 ATP चाहिए, ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। तो हमें कितना ATP की जरूरत पड़ेगा, 1 में 2 + 1 3, तो 6 में कितना, 6 का 18 ATP। आप ये देख रहे हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, फिक्स करने के लिए हमें 2 NADPH का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। अब 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितना NADPH का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 12। तो हम 18 ATP मतलब एक कंप्लीट फॉर्मेशन के लिए, अब यहाँ देखिए इस पेज में लिखा हुआ भी है, एक कंप्लीट ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें 18 ATP और 12 NADPH का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक ग्लूकोज में कितना, 3 ATP, 2 कहाँ पर, रिडक्शन में, 1 कहाँ पे, रीजनरेशन में, और 1 CO2 को फिक्स करने के लिए 2 NADPH। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, और 2 इधर। तो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है और ये 1 कार्बन का कैलकुलेशन है। तो 18 ATP और 12 NADPH हमने इस्तेमाल किया। हमने साइकिल में इन कराया, इसलिए यहाँ पर इन लिखा है। हम पढ़ते थे, हमको समझ नहीं आता था ये इन आउट क्या है। हमने इन कराया, हमने यूज किया, तो हमने क्या कहा, इन। रिडक्शन में हमने 2 ATP का यूज किया, 1 NADPH का यूज किया, तो हमने इन कराया। और बदले में ATP हमने यूज किया, तो उससे 1 फॉस्फेट लिया, बदले में क्या मिला था, ADP और NADP। तो ये आउट हुआ। जितना ATP इन किए उतना ADP आउट हुआ, जितना NADPH यूज किए उतना NAD+ आउट हुआ। तो ये था आपका कैल्विन साइकिल। हमने आज कैल्विन साइकिल किया, कल हम C4 पाथवे करेंगे, ठीक है। अभी तक हम विश्वास करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें इसी वीडियो पे कमेंट कीजिए, जहां दिक्कत हो आप वो डाउट पूछिए। और अगर आपको लगता है कि इससे इंपॉर्टेंट भी कोई टॉपिक है और हम कवर नहीं किए हैं और करना चाहिए, तो आप कमेंट में लिखें, हम जरूर करेंगे।
आपका भी धर्म बनता है कि आप अच्छे से पढ़ें। अभी लास्ट मोमेंट है, इस पर अपना जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रखें। अगर आप कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेंगे तो आप निश्चित ही मेडिकल कॉलेज जाएंगे। एक जरा भी डाउट अपने अंदर आने ना दें, होगा या फिर नहीं होगा। बिल्कुल होगा। आप अपना जो 100% है वो दीजिए, बायो पे फोकस कीजिए, बायो को छोड़िए मत। लास्ट टाइम में हम फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत स्ट्रेटजी है। जो नीट में सिलेक्शन का मेन स्ट्रेटजी होता है कि लास्ट 15 डेज हम 70% टाइम बायो को दें, और आप बिल्कुल दीजिए। हम आपके एग्जाम के लास्ट डे तक आपके साथ बने रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और अभी तक भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर C4 पाथवे के साथ आप लोग के सामने कल। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही।